ओके सो वेलकम टू सरी मजो। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट लैडर नेटवर्क। तो कैसे हम किसी भी फाइनाइट लेंथ के लैडर नेटवर्क का निकाल सकते हैं इक्वेशंस। तो 2 मिनट डिस्कस करेंगे हम। तो जे में बेसिकली डिस्कस क्या आता है, जिसमें मेरे पास इनफाइनाइट गेट होता है, मतलब लैडर नेटवर्क जिसमें कि इनफाइनाइट रजिस्टर्स हो। तो अगर मेरे पास फाइनाइट लैडर नेटवर्क गिवन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो प्लान अभी ये है कि हम इसका फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम कुछ 2-3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे। देन अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मे बी हम उस होमवर्क क्वेश्चन का भी वीडियो बना देंगे सॉल्यूशन। और भी काफ़ी सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए। रेजिस्टेंस के अंदर काफ़ी कुछ है, इनफाइनाइट गेट का भी काफ़ी सारा वैरायटी होता है। यहाँ हम डिस्कस करें लैडर नेटवर्क, हो सकता है कि मेरे पास स्क्वायर गेट हो जाए या फिर हेक्सागोनल गेट हो जाए, उस टाइप का भी सॉल्व करने का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देंगे। सो डिपेंड करता है रिस्पॉन्स कैसा रहता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहले हम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरा कि ये तो सब सॉल्व क्या होगा, इसमें बस 1 ओम रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि n रिपीट यूनिट्स है, यानी बस ये नंबर है फाइनाइट है। जनरली क्या होता है n टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जी। लेकिन बस मेरे पास फाइनाइट हो जाए, मान लो मेरे पास दे दिया n = 20, तो हम थोड़ी बैठ के यहाँ पर हम 20 गेट बनाएंगे फिर सॉल्व करते रहेंगे। तो कुछ तरीका होगा इससे हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं अपने काम को। सो वही डिस्कस करने वाले, ठीक है। सो पहले जिसको ट्राई करना है वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर ले। तो इसमें कम से कम 5 to 10 मिनट्स टाइम दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मैथ लगेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सो अगर सब ट्राई कर लिया होगा तो स्टार्ट करते हैं हम। तो बेसिकली हमको आर एन निकाल दिखाना नहीं, अगर बस n नंबर ऑफ ग्रिड्स हो जाए। ग्रिड किसको बोलते हैं, ये एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया। ऐसे मेरे पास अगर n यूनिट्स है तो यहाँ ए और बी के बीच में इक्वल डिस्टेंस क्या आएगा ये फाइंड करके देना है हमको, ये मेरा एम है। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो अगर हम यहाँ ए के देखें पर्सपेक्टिव से, तो बस यहाँ पर n नंबर ऑफ ग्रिड्स है, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक आगे बढ़ जाए, एक शिफ्ट कर जाए, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बस n-1 ग्रिड होगा, क्योंकि एक यहाँ पे ग्रिड हम छोड़ दिए, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे। बेसिकली हम यहाँ यूज़ करने वाले रिकर्सन रिलेशन का, क्योंकि रिकर्सन एक बार हम क्रिएट कर लिए तो हम मे बी हो सकता है हर केस में पॉसिबल ना हो, लेकिन कुछ केसेस में हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है बिल्कुल एक्सप्रेसिव फॉर्मूला कि हम n का वैल्यू रखेंगे, मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस। तो वही हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ पर। सो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर हम बैठ के देख रहे हैं तो हमको यहाँ पर दिख रहा है डिस्टेंस का वैल्यू r(n-1), ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं तब। और यहाँ से हमको दिख रहा है rn। तो यहाँ जो r(n-1) है उसको हम ऐसे लिख देंगे, मतलब इसके आगे जितने डिस्टेंस सबका इक्वेशंस हो गया rn-1। और फिर एक और ग्रिड हम जोड़ दिए। जो बेसिकली हम लोग करते हैं इनफाइनाइट वाले क्या करते हैं, इन सब का मान लेते हैं कि x हो गया, एंड देन यहाँ पर हम एक और जोड़ देते हैं और फिर इसका निकाल लेते हैं डिस्टेंस। बस वही करने वाले हैं, बस यहाँ पे बस फाइनाइट है। तो ये हो गया rn-1 और 1 1, और ये फिर यहाँ पर rn आ गया। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो rn-1 × 1 अपॉन rn-1 + 1, ठीक है। एंड देन फिर जाएगा सीरीज में, जो कि यहाँ पर किए हैं, तो बस rn निकल के आ गया। ये rn = 2rn-1 + 1 अपॉन rn-1 + 1। तो यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अब मेरे पास मेन एम है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि ये कुछ मेरे पास क्लोज फॉर्म आ जाए, जहाँ पर हम n वैल्यू पुट करें मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाए। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे मैनिपुलेशन। तो हम rn को लिखने वाले हैं Pn/Qn। बेसिकली n यहाँ क्या दिखा रहा है, n यहाँ पर है सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि अगर n का हम चेंज करेंगे तो मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, बस वही दिखाना चाह रहा है। तो rn को हम लिख रहे हैं Pn/Qn, ऐसा हम लिख सकते हैं हमेशा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे rn-1 क्या हो जाएगा, Pn-1 अपॉन Qn-1, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर दिया, बेसिकली इसको पुट के मेरे पास ये आ गया Pn/Qn = 2Pn-1 + Qn-1 अपॉन Pn-1 Qn-1, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब मेरे पास यहाँ से 2 रिलेशन आ सकता है। हम यहाँ बोल सकते हैं कि Pn प्रोपोर्शनल है इसके और Qn प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम हटाना है प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कुछ कांस्टेंट आएगा जो कि k होगा। दोनों केस में आ गया ये। अब यहाँ k को हम कुछ ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमको Pn/Qn का रेशियो निकालना है, हमको इंडिविजुअल Pn और Qn नहीं निकालना है। तो अगर हम यहाँ इसको 1 रख दें k को, तो कुछ भी लॉस ऑफ जेनरलिटी नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी वी कैन सेट k = 1। समझो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ इनको अलग निकालना है, हमको इनका रेशियो निकालना है। तो अगर हम कुछ भी लेते हैं k तो वैसे भी कैंसिल आउट हो ही जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ k को 1 सेट कर रहे हैं ताकि बाद में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन में हमको बार बार k इन्वॉल्व ना करना पड़े। वो यहाँ लिखा हुआ है कि जस्टिफाइड क्यों है, क्योंकि Pn/Qn का रेशियो चाहिए हमको दोनों इंडिविजुअल नहीं चाहिए। अगर इंडिविजुअल होता तो डिपेंड करता है कि क्या ले रहे हैं कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ हमको रेशियो चाहिए, तो वैसे भी कैंसिल आउट होना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 रिलेशन आ जाएगा। Pn = हो जाएगा 2Pn-1 + Qn-1, और यहाँ आ जाएगा Qn = Pn-1 + Qn-1। ये बस 2 आ गया रिकर्सन रिलेशन, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम जो Qn का वैल्यू है उसको यहाँ पुट करने वाले हैं। मतलब यहाँ जो Pn-1 + Qn-1 है वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा यहाँ से Q1 से, यानी बस क्या आ गया Pn-1 और ये हो गया बस Qn, यानी कि Pn = आ गया Pn-1 + Qn। तो बस एक ये रिकर्सन आ गया, ठीक है, और एक ये रिकर्सन आ गया। इन लोग यूज़ करके हम आगे मैनिपुलेट करेंगे। सो यहाँ से यूज़ करने वाले हैं हम सेकंड और थर्ड का। तो यहाँ तक आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट सीक्वेंस को। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं Q1, फिर लिख रहे हैं P1। इससे क्या हुआ, अगर हम ध्यान दें तो अगर हम यहाँ पर Q को पुट कर दें 2, यहाँ n को अगर हम पुट कर दें 2, तो n को अगर हम 2 पुट करते हैं बस क्या आ गया, यहाँ आएगा Q2 = P1 + Q1, ठीक है।
तो यहाँ मतलब इन दोनों का सम यहाँ क्रिएट हो गया। फिर यहाँ अगर हम देखें यहाँ से तो P1 प्लस Q2 निकालना चाहते हैं, यहाँ रखो, यहाँ अगर n की जगह रख दिए 2 तो क्या आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस Q2। वही चीज़ यहाँ P1 प्लस Q2 क्या आ गया, P2 बराबर आ गया। फिर वहीं पे यहाँ पे इन दोनों का सम निकालोगे Q2 प्लस P2, यहाँ रख दो n की जगह 3 तो तुम्हारे पास आ जाएगा Q2 प्लस P2 इक्वल टू Q3, यहाँ पास ये आ गया। फिर इन दोनों का सम निकालोगे तो ये आ जाएगा P3 आ जाएगा, तो ऐसा चलता जाएगा। तो इसलिए हो क्या रहा है कि इन दोनों का सम नेक्स्ट टर्म हो गया, इन दोनों का सम नेक्स्ट टर्म हो गया, यानी कि पिछले दो का सम जो है वो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। तो ऐसा देख के कुछ आइडिया लगाना चाहिए कि ये कोई एक फेमस सीक्वेंस है, जिसको नहीं पता है ये होता है फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसके इस सीक्वेंस के जनरल टर्म को हम डिनोट कर रहे हैं FN से, ठीक है। अब मेरे पास आ क्या रहा है FN प्लस 2 इक्वल टू FN प्लस FN प्लस 1, मतलब क्या होगा कि जो सम है कोई सीक्वेंस का n टर्म है वो अपने पिछले वाले दोनों का सम के बराबर होगा। n अगर n टर्म यहाँ पर है तो ये जाएगा n-1 n-2, यहाँ बेसिकली हम n को रिप्लेस कर दिया n+2 से, तो बस आगे n+2 टर्म ये होगा, तो पीछे क्या क्या हो गया, हो जाएगा n+1 टर्म और यहाँ हो जाएगा n टर्म, इन दोनों का सम बराबर है इसके। तो ये मेरा होता है फेमस फिबोनाची सीक्वेंस। जिसको नहीं पता है बस यही रिकर्सन रिलेशन जिसमें कि पिछले दोनों का सम बराबर हो नेक्स्ट टर्म के, तो वो होता है फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम Q1 और P1 को डिफाइन करेंगे तभी मेरा डिफाइन होगा सीक्वेंस, क्योंकि मेरा सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा वो डिपेंड करता है ना। हमको फर्स्ट 2 टर्म देना पड़ेगा, Q1 P1 हम देंगे तब इन दोनों का सम से यहाँ Q2 आएगा, फिर इन दोनों का सम से P2 आएगा, ऐसा चलता जाएगा। तो जो सीक्वेंस ये तो जनरल टर्म हो गया। अब हर सीक्वेंस को यूनिक क्या बनाएगा कि हम स्टार्टिंग पॉइंट में क्या ले रहे हैं Q1 और P1, इन दोनों टर्म को हम क्या लेते हैं उसके हिसाब से इनफाइनाइट सीक्वेंस बना सकते हैं। हम इनको चेंज करते जाएंगे, अलग सीक्वेंस होता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ हमको निकालना पड़ेगा Q1 और P1। अब हमको पता है कि जो Rn है वो क्या था, वो था Pn/Q1, ठीक है। अगर यहाँ पर R को 1 रख देते हो जाएगा P1/Q1, यानी कि P1 Q1 निकाल सकते हैं अगर हमको मालूम है R1 क्या था। अगर हमारे पास सिर्फ एक ग्रिड होगा तो रेशंस क्या आएगा, तो बस एक ग्रिड ये है, यहाँ R1 ये है, तो क्या हो गया 1 और 1 सीरीज में आ गया, यानी क्या हो गया ये 2/1। और बस यहाँ सिंपल को कंपेयर करना है तो P1 हो गया 2, Q1 हो गया 1, यानी कि बस ये आ गया इनपुट। अगर ये इनपुट अगर हम दे दिए तब मेरा सीक्वेंस यूनिक हो गया, मतलब ये जनरल टर्म था। अब मेरे पास जब तक इनपुट दो वेरिएबल जब दो वैल्यू मेरे पास तब तक नहीं है तब तक मेरे पास सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे हम दोनों को फिक्स कर दिए तब मेरा सीक्वेंस यूनिक हो गया। तो इन को डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ इसको पुट करेंगे तो मेरे पास सीक्वेंस एंड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये हो गया 2 ग्रेड हो गया, तो ये क्या होगा 1 और 1 हो गया 2 और 2 और 1 हो जाएगा 2/3 और 2/3 प्लस 1 हो जाएगा 5/3, यानी बस R2 वैल्यू आ गया 5/3। अब इसको हम निकाल के देख सकते हैं रिकर्सन से, कैसे, तो R2 इक्वल टू क्या होगा, वो हो जाएगा बस P2/Q2, क्योंकि यहाँ पर हम किए भी हैं। अब P2 क्या था, वो जो रिकर्सन पीछे यूज़ करेंगे, P2 क्या था यहाँ देखो, P2 इक्वल टू क्या है, यहाँ अगर रख दें तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस 1 P1 प्लस Q2, यानी कि P1 प्लस Q2 हो जाएगा ये चीज़, P1 प्लस Q2। और Q2 क्या है, Q2 है पीछे दोनों का सम, यानी कि Q1 प्लस P1। तो हमको Q1 पता है, P1 पता है, तो कितना हो गया ये 2 + 1 3 हो गया। और यहाँ पर पुट कर दो इसको P1 को, और Q2 यहाँ से पुट कर दो जाएगा 5/3। तो बेसिकली हमको 2 टर्म अगर का पता है तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ गया, फिर ये दोनों को पता है तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। जैसे मान लो 3 टर्म है तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा P3/Q3, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13/8, ठीक है। तो R4 खुद निकाल देते हैं ना, ये आएगा 34/21। सेम यही करना है, P4/Q4 करना है। फिर यहाँ पर पीछे दोनों समझ आते हो जाएगा हमारे पास कितना Q3 प्लस P3, और यहाँ आ जाएगा P4 में क्या आ जाएगा, एक कम करना है, इनके जाएगा P3 और प्लस हो जाएगा Q3, ठीक है। तो ट्राई निकाल के ये आना चाहिए 34/21। तो ये तो हम बेसिकली रिकर्सन बना दिए जिससे कि हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है कि बेसिकली यहाँ में थोड़ा कैलकुलेशन बच रहा है, क्योंकि हमको 2 टर्म मालूम चल गया स्टार्टिंग का, फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं, वो बार सीरीज पहले देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसा बोल दिया है कि हमको R20 निकाल के दिखा दो, तो डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाएंगे, हमको पीछे से टर्म्स निकालने पड़ेंगे तब जाके हमको ये मिलेगा। तो अगर हमको इसको अवॉइड करना है तो कैसे करेंगे, मतलब डायरेक्टली हम n का वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर आ जाए, वो कैसे होगा, तो वो तब होगा जब हम रिकर्सन का निकालेंगे क्लोज फॉर्म, यानी कि एक्सप्लिसिट फॉर्म निकालेंगे जहाँ पर हमको उसी वैल्यू पुट करना होगा, हमारे पास n टर्म का वैल्यू आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा एम होना चाहिए। तो यहाँ तक भी काफ़ी अच्छा मेथड है, यहाँ से भी हम एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड कि हम बार बार इस चीज़ पढ़ करें उससे फास्ट कर सकते हैं इससे, लेकिन तब भी थोड़ा हेक्टिक ही होगा, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा ही। तो इसको हम कैसे अब करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ इसको जनरलाइज करने वाला, जनरलाइज कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखो, जब Q1 था मेरा फर्स्ट टर्म तो वो मेरे फिबोनाची के फर्स्ट टर्म बराबर था जो हम डिफाइन किए हैं। फिर P1 था तो F2 बराबर था, Q2 था तो F3 बराबर था, और P2 था तो F4 बराबर था। तो हमको इन दोनों के सबस्क्रिप्ट को रिलेट करना है। तो ध्यान दो, तो Q1 है तो 1 का 1 हो रहा है, Q2 है 2 का 3 हो रहा है, और यहाँ 3 है तो 5 हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कि कुछ ऑड का रिलेशन है बस, यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये हमेशा ऑड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको n को मान लें 2n-1, अब n को 1 रखो यहाँ पर तो आ जाएगा 1, फिर n को रखो 2 तो क्या आ जाएगा 2 × 2 - 1 3 आ जाएगा, फिर n को रखो 3 तो आ जाएगा 2 × 3 - 1 5। इसका देखो यहाँ पे 1 3 और 5 ये मैच कर रहा है, यानी कि जितना यहाँ पर n का वैल्यू है नीचे में उतना ही यहाँ पर 2n - 1 का ऑड नंबर आ रहा है। थर्ड ऑड नंबर यहाँ आ गया, सेकंड ऑड नंबर यहाँ आ गया, फर्स्ट ऑड नंबर यहाँ आ गया। तो ये तो बैठ गया कि नीचे जो टर्म है मेरे पास Q1 वो है f(2n - 1)। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर 1 था तो 2 था, यहाँ 2 था तो 4 था, इससे 3 और 6 होगा, यानी कि जितना n है उसका डबल हो जाएगा, यानी कि f(2n) - 1 आ गया मेरे पास Rn का वैल्यू।
यानी कि हम सीधा से डिफाइन कर दिया। यहाँ अगर हम R20 रख देते हैं, डायरेक्टली निकालना होगा F40/1 कम उससे, यानी कि F39। तो यहाँ तक मेरा जनरलाइज हो गया। अब हमको बस यहाँ पे इस फिबोनाची के n टर्म का वैल्यू निकालना होगा क्लोज फॉर्म में। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो रिकर्शन क्या था, fn+2 = fn+1 + fn। अब जब भी इस टाइप का रिलेशन होगा ना, जहाँ पे मेरे पास कुछ रेसिडुअल टर्म नहीं है, यानी कि मेरे पास सिर्फ n का टर्म था, तो यहाँ से n+2 है, n+1 n है, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं बचा हुआ है और इन सब का पावर 1 है, मतलब लीनियर टर्म्स है बेसिकली। यहाँ कुछ कांस्टेंट अप्लाई हो सकता है, कांस्टेंट वाले अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग नहीं होना चाहिए, डिग्री बनाना चाहिए और यहाँ कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तब इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस रिकर्शन। होमोजेनियस से बोलते हैं कि कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं बचा हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो काफ़ी ईजी सॉल्व करना। जो हाईएस्ट वाला कोफिशिएंट है, सब्सक्रिप्ट है यहाँ पर, उसको दे दो स्क्वायर का, क्वाड्रेटिक दे दो। यहाँ पर 3 टर्म होना चाहिए बस, और 3 टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक और टर्म आ गया fn-1 भी आ गया, वो नहीं, 3 टर्म होगा। इस टाइप का रिलेशन होगा, मतलब ऐसा होगा अल्फा fn+2 = कुछ मान लो बीटा fn+1 प्लस डेल्टा fn। इस टाइप का रिलेशन मेरे पास है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग होमोजेनियस रिकर्शन का फॉर्मूला। तो क्या होगा, तो लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा λ+1। अगर इससे ज़्यादा टर्म भी है तो भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन फिर वहाँ क्वालिटी नहीं बनेगा, डिपेंड रहेगा कि कितने टर्म्स हैं, उस हिसाब से डिग्री चेंज होगा पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे 3 टर्म है, जनरली 3 टर्म काउंटर होता है, तो यहाँ यूज़ करेंगे क्वालिटी का मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा सबसे हाईएस्ट ये है, तो λ², इसको लैम्डा और इसको 1, बाकी कांस्टेंट होता है यहाँ पे अल्फा अप्लाई कर देते हैं, यहाँ बीटा होता है यहाँ बीटा अप्लाई कर देते हैं, गामा होता है गामा अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा λ² λ+1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 2 आ गया, 1 √5/2 और 1 -√5/2, ठीक है। तो अगर बस 2 अलग अलग रूट आ जाता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, इस टाइप का सॉल्यूशन आता है। fn = कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ λ1 का पावर n प्लस कांस्टेंट टाइम्स ऑफ λ2 का पावर n, यानी कि मेरा fn का वैल्यू आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम n का वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि मेरा f ऑफ n क्या होगा, लेकिन ये दिक्कत यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे अब, तो मेरे पास f(1) का वैल्यू है, f(2) का वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को पुट कर दें तो बस a और b में 2 रिलेशन आ जाएगा, सॉल्व करके निकाल सकते हैं ये भी क्या होगा। तो वही करने वाले हम लोग यहाँ पर n को 1 पुट किए, n को 1 पुट किए तो हमको पता है कि q1 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो q1 हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ मेरे पास अगर 1 पुट कर दें तो ये आ गया, एक रिलेशन बस ये निकल के आ गया। फिर हम n को 2 पुट कर दें तो मेरे पास p1 आ जाएगा, जो हो जाएगा 2 बराबर। तो यहाँ से पास ये रिलेशन आ गया, नहीं मतलब 2 रिलेशन आ गया निकल के। तो यहाँ से पास a भी निकल गया, b भी निकल गया। तो a भी हम फाइंड कर लिए यहाँ से। अगर a और b निकल गया तो हम यहाँ से निकालना चाहते हैं f(2n/f(2n-1)। n को रिप्लेस कर देंगे 2n से, n को रिप्लेस करेंगे 2n-1 से, तो यहाँ से बस ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ तुम डायरेक्टली अगर कुछ भी पुट कर दोगे n का वैल्यू तो तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा कि r(n) क्या था। तो ये हो गया बिल्कुल मतलब जनरल फॉर्मूला या फिर क्लोज फॉर्म हो गया, किसी जनरल के लिए वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि मेरा R4 आ रहा है कि नहीं। तो R4 का वैल्यू था 34/21, तो चेक करते हैं यहाँ n = 4 पुट करके आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वेरीफाई कर सकते हो रिकर्शन यूज करके भी, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, चाहे बनाना हो ग्रिड तो ग्रिड बना के चेक कर लेना। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पर रख के देखना n को 4 और सॉल्व करना, तो ये आंसर आ जाएगा, ये मैच कर रहा है। तो अब हम करते हैं जो हम लोग जेई में करते हैं, जो रीजन मेरे पास n टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको। तो n टेंड इन्फिनिटी क्या हो गया, f(2n/f(2n-1) और n जाएगा इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये टर्म मेरा 1 से कम है, मतलब मॉडुलस ऑफ दिस टर्म इज लेस देन 1, और ये टर्म 1 से बड़ा है। तो अगर हम इसको कॉमन आउट कर लें पूरे में से तो बस ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको मान लेते हैं 1 - √5/1 + √5 को हम बोल देते हैं लैम्डा। अब क्लियरली लैम्डा लेस देन 1 होगा मॉडुलस ऑफ लैम्डा, तो यहाँ वही हम करने वाले हैं। फिर यहाँ हम डिवाइड करके बाहर निकालेंगे, तो इसको हम बोल रहे हैं 1 - √5/1 + √5 का पावर 2n अगर है, इसको हम मान रहे हैं अल्फा है। ये दोनों लैम्डा अल्फा का मॉडुलस 1 से छोटा है, वो पता है मॉड लैम्डा का वैल्यू छोटा है 1 से, तो मॉड लैम्डा का पावर इन्फिनिटी टेंडिंग जो होगा ये 0 होता है, वही यहाँ करने वाले हैं। ये चला गया 0, ये चला गया 0, बच गया 1, तो खत्म 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर √5 + 1 √5 + 1 दोनों में कॉमन निकाले थे, तो 2 × 2 कट गया, बच गया √5 + 1 और बाई 2। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 0 जाता है, ठीक है, ये यूज़ किया वहाँ पर हम। तो यहाँ से बस आ गया √5 + 1/2, यहाँ 1 था 1 ही हो गया ये, तो ये आ गया √5 + 1/2, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो मेरा आंसर जो इनफाइनाइट ग्रिड का होगा वो हो गया गोल्डन रेशियो, वेरीफाई भी हो गया जो हम लोग करते हैं जनरली। लेकिन अगर n टर्म्स के लिए n ग्रिड के लिए पूछ देगा तो हम निकाल सकते हैं अपने इस फॉर्मूला में से, या फिर रिकर्सन यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा वैल्यू है तो ईजी होगा यूज़ करना रिकर्सन के कंपेरिजन में इस फॉर्मूला का, छोटा वैल्यू है तो हम रिकर्सन से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये था पहला मेथड जहाँ यूज़ करेंगे रिकर्सन का सॉल्व करने के लिए। मेरे पास अगर पूछा है कि n ग्रिड अगर है तो कितने होंगे रिलेशंस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक इनफाइनाइट ग्रिड है, यहाँ पे देखा इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे क्या है रिपीट में, मतलब जैसे हम लोग जेई में करते हैं कैसा होता है, वो होता है कि यहाँ पे कुछ R1 है, यहाँ कुछ R2 है, फिर यहाँ भी कुछ R1 है, ये कुछ R2 है, ये रिपीट होते जाता है, मतलब सेम रिपीट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इस पूरे का वैल्यू कुछ R इक्विवेलेंट मान लेते हैं R हो गया, और फिर यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ को फिर से ऐड कर देते हैं R1 और R2। हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू सेम ही रहेगा, यानी कि यहाँ रेशंस अभी भी R ही होगा, एंड दिस R को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, सेम नहीं, यहाँ पर R1 है, R2 है, फिर KR1 है, KR2 है, K² R1 है, K² R2 है, ऐसा चेंज होता है, मतलब कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है हमको। यहाँ पर R1 KR1 K² R1, यहाँ R2 KR2 K² R2, ठीक है।
तो यहाँ भी हम यूज़ करने वाले रिकर्शन लेसन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको ट्राई करना है और ट्राई कर लेना 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद देखना सॉल्यूशन, ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट पीछे डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं R0, फिर यहाँ और यहाँ के पीछे जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं R1 इक्वल डिस्टेंस, फिर यहाँ हम बोल देते हैं R2, ऐसा करके। तो यहाँ ये हम दिखा रहे हैं इसमें कि R0 R1 ऐसा हो गया। तो मान लेते हैं कोई जनरल पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ मान लेते हैं डिस्टेंस Rn होगा। ठीक है, तो Rn पे हम मान रहे हैं पोटेंशियल Un और करंट जो फ्लो कर रहा है वो मान रहे हैं हम In। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, पोटेंशियल होगा Un+1 और ये करंट होगा In+1। बस हम nth पे ये कर रहे हैं। यहाँ डिस्टेंस क्या होगा Rn+1, उसका कोई काम नहीं है, बेसिकली हम पोटेंशियल और करंट को यूज़ करने वाले हैं। तो In+1 इधर और Un हो गया इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यूज़ करें थोड़ा अपना लूप इक्वेशन का, तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल कितना है Un, यहाँ पोटेंशियल है 0, तो Un माइनस In इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू। अच्छा, रेजिस्टेंस पे कैसे निकालेंगे देख लो। तो जब यहाँ पर 0 था तो k का पावर 0 था यहाँ पर, और यहाँ भी k का पावर 0 था। जब यहाँ 1 था तो k का पावर 1 था, k का पावर 1 था। जब यहाँ पर 2 था तो k का पावर 2 था, k का पावर 2 था। इसका मतलब यहाँ अगर n होगा तो यहाँ पे k का पावर n होगा, यहाँ पे k का पावर n होगा। ठीक है, अब यहाँ लूप लगाते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा Un, ये तुम्हारा हो गया 0, यानी कि Un माइनस In इंटू kn R1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल जो कि मेरे पास है यहाँ ऑलरेडी 0, ये होगा, ये होगा Un+1, यानी कि ये बस आगे इक्वेशन, लूप इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ करंट गया था In, यहाँ करंट गया था In+1, तो यहाँ कितना गया In माइनस In+1, सिंपल KCL लगाया, तो Un+1 जो पोटेंशियल था वो इसके पैरेलल में था, यानी कि इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस जो होगा बराबर हो जाएगा Un+1 के, यानी कि Un+1 आ गया करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 2 रिकर्शन ऐसे निकल के आ गया। ठीक है, ओके, सो 2 रिकर्शन ऐसे निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाले इक्वेशन में हम n की पुट कर रहे हैं n+1, तो n+1 पुट कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पर, वैसे इसको इधर ले आए, तो Un+1 माइनस Un+2 इक्वल टू दिस वैल्यू। अब फिर हम यहाँ पुट कर दिया n+1, तो बस ये निकल के आ गया, तो मेरे पास 2 रिकर्शन और आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास निकल के आ गया ये। तो वैसे मेरा एम क्या है कि हम पूरे रिकर्सन को किसी एक पैरामीटर में ले आए, या तो u में ले आए या तो i में ले आए। ठीक है, तो हम वैसे यहाँ से u को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम ऐसा किए। तो बस ध्यान दो, मेरे पास Un+1 निकल के आ गया सिर्फ i के टर्म्स में। अब इस Un+1 को हम पुट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले रिकर्सन में, ताकि मेरे पास निकल के आ जाए वैल्यू i में, सब कुछ सारा रिकर्सन में i में आ जाए। तो इसलिए हम Un+1 निकाले, उसको पुट कर देंगे इस वाले में, सेकंड वाले में, जहाँ से बस In रिकर्सन आ जाएगा। तो यहाँ पुट किए, सॉल्व किए, तो बस ये निकल के आ गया। वैसे बस In का रिकर्सन ये आ गया था, ये आ गया In रिकर्सन। अब यहाँ देखो k का पावर n जो है वो पूरे में कैंसिल हो रहा था, तो कैंसिल कर दिए, तो मेरे पास क्या गया In+2 kR2 इक्वल टू In+1 kR1 प्लस k+1 R2 इक्वल टू माइनस In R2। ठीक है, यहाँ निकल के आ गया ये चीज़। सो ये मेरा हो गया। ध्यान देखोगे तो अगेन होमोजेनस रिकर्सन, कैसे 3 टर्म्स है मेरे पास। ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म बचा हुआ नहीं है अलग से, और यहाँ देखो ये भी कुछ कांस्टेंट ही है, k कांस्टेंट तुमको दिया रहेगा, R1 दिया हुआ फिक्स है, यानी कि ये कुछ वही हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा, एंड यहाँ पर 3 In+2 In+1 3 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, अगेन वही में बस क्वालिटी बनाना है और रूट निकालने हैं। ठीक है, तो वही यहाँ से बोल दिया लैम्डा का स्क्वायर, ये पूरा हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू। अब λ1 आएगा, λ2 आएगा, तो λ1 का पावर n a टाइम्स a प्लस b टाइम्स λ2 का पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा In, तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे यहाँ जनरल निकालोगे तो काफ़ी लेंदी आएगा, उतना करने वाले नहीं है। तो हम लोग यहाँ लेते हैं एक स्पेशल केस। तो सिंपल केस क्या लेंगे, हम k को मान रहे हैं 2 और हम R1 को मान रहे हैं 2, R2 को मान रहे हैं 4, मतलब यहाँ पे 2 होगा 4 होगा, फिर 2 का 2 ट्वाइस हो जाएगा 4, 4 का ट्वाइस 8, फिर 16, यहाँ हो जाएगा 4, तो 8 16 चलता जाएगा। ये सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू पुट क्वालिटी के अंदर तो बस ये क्वालिटी निकल के आ जाएगा 2 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से रूट निकालो लैम्डा से, तो मेरे 2 रूट आ गया, 1 प्लस 1/√2 और 1 माइनस 1/√2। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि In होगा अकॉर्डिंग टू मेरा रिकर्सन सॉल्यूशन, वो आ जाएगा ये। अच्छा, एक बार समझना यहाँ पर, यहाँ जो मेरा ये In है वो तो करंट है, मतलब nth ग्रिड के अंदर। तो अगर हम n को 10 के बाद इन्फिनिटी, तो मेरा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। यहाँ ध्यान दो, ये डिस्टेंस में क्या है, k का पावर n है, k 1 से बड़ा है, यानी 2 का पावर n है, ये यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो करंट क्या होगा, करंट जाएगा 0 की तरफ। इसमें आ रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर मेरा डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट जाएगा 0 की तरफ ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। क्योंकि हम ऐसा होना चाहता है कि इनफाइनाइट वोल्टेज लगा दें और करंट इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा करंट जाएगा 0 की तरफ। तो अगर हम इस पे ध्यान दें In वाले रिकर्सन पे, तो यहाँ अगर हम लिमिट n टू इन्फिनिटी कर दें In पे, तो ये टर्म देखो, ये टर्म 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, यानी कि 1 से बड़ा टर्म 1 प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव कुछ है, इसका पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। सबको पता होगा ना, 1 का पॉइंट टेंडिंग का पावर इन्फिनिटी, ये होता है इंडिटरमिनेंट फॉर्म। लेकिन अगर ऐसा कुछ है ना, 1 प्लस अल्फा का पावर इन्फिनिटी टेंडिंग, और अल्फा 0 नहीं जा रहा है, अल्फा कुछ वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू, अल्फा ग्रेटर देन 0 कुछ है, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा, यानी कि ये ले जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। और ये तो छोटा है 1 से,
तो ये वाला जाएगा जीरो की तरफ, यानी कि ये ले जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन हमको पता है प्रैक्टिकली कि आई एन इन्फिनिटी जा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, ये टर्म होना नहीं चाहिए। तो ये टर्म कैसे नहीं होगा, जब हम ए को जीरो मान लेंगे। अगर ए जीरो हो गया देन ये टर्म गया, यानी कि मेरा करंट इन्फिनिटी नहीं जाएगा, एन जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो इसलिए यहाँ पर ए जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया वो क्या बच गया, आई एन इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ 1/√n। ठीक है, और हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था आर जीरो। तो वो क्या होगा, आर ए बी बराबर रेशन हो जाएगा। वो क्या होगा, मेरा जो वोल्टेज होगा वहाँ पर हो जाएगा यू जीरो बाई करंट होगा आई जीरो। वो निकालना है यू जीरो बाई आई जीरो। ठीक है, तो यूज़ करेंगे हम रिकर्सन का ही। तो पहला रिकर्सन मेरा क्या था, ये वाला रिकर्सन, इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ पर यू एन बाई आई एन से, तो बस क्या कुछ आएगा, बस ऐसा कुछ आ जाएगा रिलेशन। ये यू जीरो माइनस आई जीरो और आर वन इजिकल टू यू वन हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि आर जीरो वैल्यू क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो आई जीरो से। तो यू जीरो आई जीरो क्या हो जाएगा, आर जीरो। तो आर जीरो इजिकल टू हो जाएगा 2 + यू वन बाई आई जीरो। ठीक है, ये तो निकल के आ गया कि आर वन मेरे पास नोन था ना, आर वन 2 दिया हुआ था। ओके, अब यहाँ पर हमको एक और सेकंड रिकर्सन था, वहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा निकल के। और यहाँ से हम निकाल लेंगे किसके वैल्यू, आर जीरो वैल्यू निकल के आ जाएगा 6 - 4 टाइम्स ऑफ आई वन बाई आई जीरो। मतलब इन दोनों को यूज़ कर लिए इसलिए दो रिकर्सन को, इसको यहाँ पुट कर दिए और यहाँ से निकाल लिए हम ये। ठीक है, तो अब मेरा मेन एम क्या है, हमको निकालना है ये आई वन बाई आई जीरो का वैल्यू। तो काफ़ी ईजी है। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो आई वन क्या आएगा, आई वन आएगा बी 1 - 1/√2 का पावर 1। और आई जीरो क्या आएगा, बाई आई जीरो कर दें यहाँ पर। तो आई जीरो क्या होगा, बी तो रहेगा ही रहेगा, पावर जीरो नहीं 1 हो गया, ये कट गया, यानी आगे √2 में 1/√2, यानी कि आई वन माइनस आई जीरो आ गया √2 - 1/√2। और यहाँ अप्लाई कर दिया इसको 4 से, तो यहाँ सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, यानी कि बस आर जीरो वैल्यू निकल के आ गया 2 + 2√2। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो बेसिकली हम रिकर्सन बना के सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को जल्दी। मान लो हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये निकाल सकते थे। ये आर जीरो है, आर वन है, आर टू निकाल देंगे यहाँ से, ये आर थ्री हो जाएगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि आर एन क्या होगा यहाँ से, तो वो निकाल दे सकते हो रिकर्सन के हेल्प से, काफ़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन के लिए रिकर्सन उसका थोड़ा ओवर किल था, क्योंकि इसको हम बिना इसके भी इजीली कर सकते हैं अगर हम कुछ पॉइंट ऑब्जर्व कर पाएँ तो क्या है वो देखते हैं। तो हम बता रहे हैं जेई मेथड भी जरूरी नहीं है रिकर्सन यूज़ करना, क्योंकि थोड़ा लेंदी पड़ता है रिकर्सन मेथड। रिकर्सन क्या है, जनरल मेथड है, लेकिन हो सकता है कुछ स्पेशल केसेस में बिना इसके भी काम हो जाए। तो वो क्या समझते हैं। तो मेरे पास दो रेजिस्टेंस है सीरीज़ में, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा। अब मान लो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सेम फैक्टर से, के से, तो ये आ जाएगा कितना, 2KR आ जाएगा। यानी कि हम बस जो पहले निकाले थे उसमें मल्टीप्लाई कर दिए के से। अगर दो मेरे पास पैरेलल में है तो कितना देगा, R/2 हो जाएगा। और मेरे पास दोनों मल्टीप्लाई कर दिए मान लो के से, तो ये कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ R/2, यानी कि जितना पहले आता था उसका K टाइम्स हो गया। अब मान लो मिक्स करें सीरीज पैरेलल को, तो यहाँ आ रहा है R पैरेलल में, तो हो गया R/2 + R3/2 हो गया। यहाँ लगेगा तो वो के से, तो यहाँ आ जाएगा 3KR/2। मतलब सीरीज पैरेलल में अगर हम सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई जाता है सेम फैक्टर से पूरे में, ये बोलना चाह रहा है वैसे। तो यहाँ भी हम ये लगा सकते हैं। मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि R1 है, R2 है, फिर KR1 है, KR2 है। और मान लो हम यहाँ देखने लग जाए और पूरे में से हम K कॉमन निकाल लें, इसलिए हम पूरे में से K कॉमन निकाल लिए, तो बस क्या आ जाएगा, फिर अगेन मेरे पास जो सर्किट यहाँ पर था वो यहाँ पे आ गया, R1 R2 KR1 KR2 समझ आ रहा है जी। तो मान लेते हैं ये जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस R के बराबर है। ठीक है, हाँ, तो इस पूरे का R है और हमको पता है कि अगर हम K से अप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस आता है K टाइम्स, यानी कि इस पूरे का रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास K R के बराबर। ठीक है, और इस वाले में हम पूरे में फिर अगेन R1 R2 ऐड कर देंगे। बेसिकली यहाँ से K कॉमन निकाले तो मेरे पास सर्किट सेम हो गया जो पहले था मेरे पास ओरिजिनल सर्किट। इसको हम बोल दिए कि R के बराबर होगा और हमें पता है K अप्लाई करेंगे तो KR हो जाता है, तो यहाँ पर KR आ गया और फिर वापस से जो R1 R2 हटाए थे वो जोड़ दिए। तो यहाँ सॉल्व करके बस ये रिकर्सन निकल के आ जाएगा। अगेन यहाँ तुम पुट कर दो K को 2, R1 को 2, R2 को 4, तो बस यहाँ से आ जाएगा निकल के, यहाँ से आ जाएगा R में क्वाड्रेटिक। अब यहाँ R में तुम्हारा 2 रूट आएगा तो तुमको लेना है सिर्फ पॉजिटिव रूट, क्योंकि जो इक्विवेलेंस होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो बस ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो था कि जब थोड़ा अगर स्पेसिफिक केस है तो हम यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को भी, जे मेथड को भी, ताकि मैं थोड़ा जल्दी हो जाए कैलकुलेशन। लेकिन अगर यहाँ पर हम मान लो इसको चेंज कर दें, इसको हम कुछ मान लो K1 कर दें, इसे कुछ हम K2 कर दें, या यहाँ भी कुछ हम बना दें सीक्वेंस, कुछ जनरल टर्म लिख दें n² + n टाइम्स का, ऐसा कुछ लिख दें, यहाँ कुछ लिख दें n³ R2 हो जाए ऐसा कुछ, तो फिर मेथड फेल कर जाएगा, ये काम नहीं करेगा। सिंपल बोले ना, अगर हम इन दोनों को भी चेंज कर दें तो मेथड फेल कर जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो बेस्ट मेथड होगा जिससे सॉल्व होगा क्वेश्चन वो है रिकर्सन यूज़ करना। तो ये जो हम बताए ये वाला मेथड, ये मतलब सबसे जनरल मेथड है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी रिकर्सन को। अब डिपेंड करता है कि रिकर्सन किस टाइप का आता है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लोज फॉर्म मिल ही जाए, लेकिन रिकर्सन से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, अगर हो रहा होगा सॉल्व तो मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और इसमें सॉल्व करने के लिए लैडर को काफ़ी सारे और मेथड भी होते हैं, जैसे कि ऑयलर का कंटिन्यूस फ्रैक्शन मेथड भी है, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे इस वीडियो में। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा और सबको देखना होगा तो हम बना देंगे ऑयलर का कंटिन्यूस फ्रैक्शन मेथड फॉर पैरेलल रेजिस्टेंसेस, मतलब बेसिकली लैडर नेटवर्क के सॉल्व करने के लिए, तो उससे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। डिपेंड करता है भाई कि हम किस तरह से सिम्प्लीफाई कर पाते हैं। अगर फाइनल आंसर पहुंच पाएंगे तो इससे भी आ जाएगा और ऑयलर वाले से भी आ जाएगा। ऑयलर वाले में कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेट होता है क्योंकि कंटिन्यूस फ्रैक्शन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू रिकर्सन, ये वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, अब वीडियो का एक होमवर्क क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना सॉल्व करने का।
तो यहाँ पर कुछ भी शॉर्टकट लगने वाला है, यहाँ पे चलना पड़ेगा प्योर बेसिक मेथड से। सो क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमको निकालना है रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में, और बस रेजिस्टेंस कैसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बढ़ता जा रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ ट्राई करना, जो लगाना है मेथड अपना जो जे मेथड बताया तो उससे ट्राई करना। यहाँ कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा स्केलिंग नहीं हो रहा है सेम फैक्टर से, सब कुछ अलग अलग हो रहा है। तो तुमको यहाँ पे जनरल टर्म लिख के लगाना ही पड़ेगा रिकर्सन मेथड को। सो रिकमेंडेड तो है रिकर्सन मेथड। अब थोड़ा सा जो रिकर्सन बनेगा वो सॉल्व करना टफ होगा, तो अगर किसी सॉल्यूशन जानना है तो बताना, हम वीडियो बना देंगे। लेकिन एटलीस्ट रिकर्सन तक का पार्ट सबसे हो जाना चाहिए था, बाकी जो नया पार्ट होगा वो होगा सॉल्व कैसे करना रिकर्सन को। तो ट्राई करना। आंसर इसका आएगा 4/ln5, ठीक है, ये होगा R इक्विवेलेंट। तो ट्राई करना, सॉल्यूशन होगा तो हम वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे, और अगर चाहिए होगा तो ऑयलर का जो मेथड है कंट्री फ्रैक्शन का वो भी हम डिस्कस कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।